नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। राजस्थान सरकार को अल्पमत में लाने का दावा करने वाले सचिन पायलट के तेवर ठंडे पड़ गए हैं। पार्टी हाईकमान के साथ बातचीत के बाद सचिन की नाराजगी दूर हो गई है, जिसके बाद राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर मंडरा रहा खतरा समाप्त हो गया है। लंबा सफर तय कर चुके पायलट की घर वापसी पर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं और अब सचिन पायलट समझौते के रनवे पर हैं। बात करेंगे विस्तार से, पर एक नज़र इस रिपोर्ट पर। दिल मिले ना मिले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को गले मिलाने की हर संभव कोशिश की गई। सचिन पायलट जिस दिन दिल्ली गए उस दिन इसके साथ ही 25 विधायक भी थे। 22 जुलाई को सचिन पायलट ने अशोक गहलोत की सरकार को अलमत में होने का ऐलान कर दिया और सरकार गिराने के संकेत देने लगे। लेकिन राजस्थान कांग्रेस के सियासी ड्रामे का पटक्षेप आखिरकार 1 महीने बाद हो गया। लेकिन 1 महीने के दरमियान ये कहा जाने लगा कि पायलट गुस्से में थे और अशोक गहलोत को सबक सिखाना चाहते थे और कांग्रेस ने आरोप लगाए कि पायलट ने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया है। ये भी कहा जाने लगा कि सचिन पायलट अशोक गहलोत की सरकार गिराने की योजना बनाने लगे हैं और बीजेपी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री बनेंगे। कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से सूत्रों के अनुसार ये खबर चला दी गई कि सचिन पायलट अमित शाह और जेपी नड्डा से मिलकर बीजेपी में शामिल होंगे। सचिन पायलट ने बिना वक्त गंवाए इस खबर का खंडन किया और कहा कि मैं कांग्रेस छोड़कर नहीं जा रहा हूं। सचिन पायलट गुस्से में बीजेपी के नजदीक तो चले गए थे, मगर वे कांग्रेस छोड़कर कभी नहीं गए थे। खबर ये भी थी कि 22 जुलाई को ही प्रियंका गांधी ने उनके ससुर फारूक अब्दुल्ला और साले उमर अब्दुल्ला से भी बातचीत कर सचिन के लिए रास्ता खोल दिया था। गांधी परिवार ने पुराने संबंधों का हवाला देकर सचिन पायलट की मां रमा पायलट से भी संपर्क साधा था। फिर बातें खूब बनी, लेकिन पायलट से बात कब बनेगी इसके लिए कांग्रेस ने दरवाजे हमेशा खुले रखे। सचिन पायलट ने परिवार को तो अपने राजनीतिक भविष्य की रूपरेखा बताकर समझा लिया, मगर उसी दिन से वो कमजोर पड़ने लगे थे। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी किलेबंदी तेज कर दी और दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से बातचीत का सिलसिला भी तेज हो गया। युवा नेता दीपेंद्र हुड्डा ने राहुल गांधी से संपर्क कर सचिन पायलट को मनाने का जिम्मा उठाया। एक तरफ बातचीत की जा रही थी और दूसरी तरफ सचिन के ऊपर प्रहार किए जा रहे थे। कांग्रेस अपने किए हुए काम और सचिन पर किए हुए उपकार गिनवा रही थी, मगर सचिन पायलट भी कांग्रेस के साथ खेल रहे थे क्योंकि वे बीजेपी में जाने का मन तो नहीं बना पा रहे थे। पर क्या पायलट गुस्से में बीजेपी से जो समझौता किया था वे तोड़ भी नहीं पा रहे थे। इसी बीच कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल का ट्वीट आया कि अस्तबल से सब घोड़े निकल जाएंगे तब जागेगी कांग्रेस क्या। राजस्थान में तीसरे मोर्चे की बात हुई और वह बीजेपी में जाना नहीं चाह रहे थे, लिहाजा सचिन पायलट ने मन बनाया कि 9 अगस्त को अगस्त क्रांति के दिन राजस्थान के सियासी घटनाक्रम का गांधी परिवार से मिलकर पटक्षेप कर देंगे। मगर पूरा दिन सियासी मोल भाव में गुजर गया और उधर कांग्रेस आला कमान अशोक गहलोत को मनाने में लगी रही। बात यह भी निकलकर सामने आई कि अशोक गहलोत को तत्कालिक फायदा देखने की बजाय अपनी पार्टी का दीर्घकालिक फायदा देखने की सलाह दी गई। अशोक गहलोत नहीं मान रहे थे। इसके बावजूद प्रियंका गांधी ने सचिन पायलट को निमंत्रण दिया और सचिन पायलट राहुल गांधी के घर आए। इस बीच सचिन पायलट ने अपने साथ गए विधायकों को समझाया कि सरकार अगर गिरा नहीं पा रहे हैं तो बेवजह झगड़ा करने का कोई मतलब भी नहीं है। हम आपके लिए सम्मानजनक जगह की बात कांग्रेस आला कमान से करेंगे। कहा जा रहा है कि दोनों ने एक दूसरे के गिले शिकवे दूर कर दिए हैं और आखिर में तय हुआ कि पार्टी इतनी बड़ी है और जिस तरह से दबाव में आकर हाथों हाथ अगर सचिन पायलट के लिए समझौता करते हैं तो पंजाब और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी इस तरह की बगावत की हवा मिल जाएगी। और सचिन पायलट को समझाया गया कि थोड़ा इंतजार कीजिए। इसके लिए कांग्रेस ने एक बेहतर जगह तलाशने की बात सचिन पायलट से कही और सचिन को आश्वासन दिया गया कि उनके साथ आए विधायकों का भी मान सम्मान रखा जाएगा। इस कड़ी में तय हुआ कि पायलट के साथ आए विधायकों से प्रियंका गांधी मिलेंगी ताकि उन्हें ऐसा नहीं लगे कि युवा खाली हाथ दिल्ली से लौट रहे हैं। मगर ये आसान नहीं है क्योंकि गहलोत गुट के विधायक कहने लगे हैं कि अगर सचिन पायलट से कोई वादा नहीं किया गया है तो वे
तो मजबूरी में कांग्रेस में आए हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के हाथ क्या लगेगा ये तो पता नहीं, पर फिलहाल कांग्रेस की झोली भर गई है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, एएनबी न्यूज। सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये है कि अब जब दिल्ली से सचिन पायलट जयपुर लौट रहे हैं तो क्या अशोक गहलोत और सचिन पायलट एकीकरण की ओर अग्रसर हो जाएंगे? और इस समय हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार योगेंद्र व्यास। योगेंद्र व्यास, स्वागत आपका एएनबी न्यूज पर। धन्यवाद। योगेंद्र व्यास जी, एक रास्ता दिल्ली से जयपुर आ रहा है और दूसरा रास्ता जैसलमेर से जयपुर आ रहा है। आपको लगता है दोनों रास्ते एकीकृत हो जाएंगे सियासी राजमार्ग पर, या आगे भी यक्ष प्रश्न बना रहेगा जिस दिन 32 दिन लड़ाई चली है जिस तरह? दोनों रास्ते जो हैं फिलहाल एक दिख रहे हैं, लेकिन उनको आगे जा करके वापिस अलग होने हैं। जी, अलग तो होना है, लेकिन क्या अब मौजूदा जो संकट है वो टल चुका है? ये मौजूदा संकट टला है, खत्म नहीं हुआ है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो बयानबाजी हुई है गहलोत खेमे से सचिन पायलट जी के अगेंस्ट में, तो वो काफी कुछ मायने रखती है। एक युवा शक्ति है, युवा शक्ति ने कंप्रोमाइज किया है, तो कहीं ना कहीं कुछ मन में तो होगा। बिल्कुल। और इस समय हमारे साथ कांग्रेस से जसवंत मेवाड़ा जुड़ चुके हैं। जसवंत मेवाड़ा जी, स्वागत आपका एएनबी न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद हुकुम आपको। जसवंत मेवाड़ा जी, जिस तरह का 32 दिन का रण चला है राजस्थान में, और अब रेगिस्तान से सियासी जहाज जयपुर की ओर लौट रहा है विश्वास की यात्रा करने, और एक विश्वास की यात्रा दिल्ली से जयपुर की ओर लौट रही है, लेकिन दोनों जो अविश्वास की खाई थी वो जिस तरह बढ़ी थी अब कम हो जाएगी? वो तो पहले से इसकी खबर थी कि भाई अशोक जी के नेतृत्व में ये काम तो होना ही था, और वो सामने दिख रहा था कि जीत तो पक्की थी। और विश्वास की बात आप देखिए तो पार्टी के साथ तो रहना ही पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन जसवंत मेवाड़ा जी, उनने कहा भी नहीं सचिन पायलट ने कि मैं कांग्रेस से बाहर हूं और मैं बीजेपी में जा रहा हूं। वो तो खंडन करते रहे हमेशा, और वो ये कहते रहे कि मैं तो सिर्फ बात रख रहा हूं अपनी। नहीं, उन्होंने कभी कांग्रेस की बुराई नहीं की है। वो हमेशा उन्होंने कोई दो शब्द भी नहीं बोले कांग्रेस के खिलाफ में, और वो हमेशा कांग्रेस के साथ ही है और कांग्रेस के साथ ही खड़े रहेंगे। हाँ। जसवंत मेवाड़ा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो लड़ाई लगातार चल रही थी और अब कहीं जाके एक सियासी पटाक्षेप उसका हो गया है, तो ऐसे में क्या देखते हैं कि आगे अब कुछ होने वाला नहीं है और बिल्कुल एक धारा में राजनीति चल पड़ेगी और सरकार बदस्तूर जारी रहेगी? हाँ, ये तो 100% ऐसे ही चलेगी। 5 साल पूरा करेगी अशोक जी के नेतृत्व में। अशोक जी का पहले जो कामकाज है वो तो सब पब्लिक को दिख ही रहा कि उन्होंने कैसे काम किया है, और उन्होंने जिस हिसाब से काम किया और बीजेपी के पैर तोड़े हैं, उससे लग रहा है कि वास्तव में अशोक जी का नेतृत्व बहुत ही अच्छा है। आने वाला फ्यूचर उनका बहुत ब्राइट है। व्यास, कैसे देखते हैं जो पटाक्षेप हुआ है? क्या पटाक्षेप के बाद भी कोई यक्ष प्रश्न है, या सब कुछ बिल्कुल एकदम सामान्य स्थिति हो गई है? नहीं, अभी तो एकदम सामान्य स्थिति हो गई है। सामान्य नहीं है। देखिए कि दिल्ली से आगे हैं। जसवंत मेवाड़ा जी, मेरा सवाल योगेंद्र व्यास से है। जी, स्थिति आपको ऊपर से दिखावटी तौर पे दिख रही कि सामान्य हो चुकी है। ये सामान्य नहीं हुई है, बल्कि जो एक गिठान दोनों के रिश्तों में बन चुकी है अशोक गहलोत और सचिन पायलट के मध्य, वो शायद कहीं ना कहीं आगे जाकर के तकलीफ देगी। बिल्कुल आगे जाके तकलीफ तो देगी, लेकिन अभी जो एक धारा बनाई गई है वो कितनी ठीक है? जिस तरह लौट रहे हैं पायलट अपने विधायकों के साथ, और जिस तरह स्थिति सामान्य होने की बात कही जा रही है। देखिए, पायलट जी का कार्यक्रम 2 बार चेंज हुआ। पहले वो फ्लाइट से आने वाले, बाय रोड आने वाले थे, फिर फ्लाइट से, उसके बाद दोबारा उनका बाय रोड आने का प्लान हुआ।
तो कहीं ना कहीं ये दिल्ली से जो जयपुर आ रहे हैं ये विधायकों के साथ में, ये एक शक्ति प्रदर्शन भी कह सकते हैं इसको अपन। और दूसरा जो जैसलमेर से गहलोत जी विधायकों के साथ आ रहे हैं, तो ये भी एक अपने आप में ये है कि भाई मेरे खेमे का जो विधायक है वो मेरे साथ रहे, एक मतलब जिसको बोलते हैं बाड़ाबंदी या गुटबंदी जो है वो बरकरार रहेगी। बिल्कुल योगेंद्र व्यास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एएनबी से जुड़ने के लिए। जसवंत मेवाड़ा जी, सबसे बड़ी बात कि क्यों आखिर इतना बड़ा संघर्ष हुआ और क्यों इतना बड़ा घमासान हुआ, और अब घमासान हुआ है, वापस सब एकीकरण की राह बन गई है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने वर्चस्व की लड़ाई फिर लड़ी गई तो नुकसान जनता को होगा। देखिए सर, ये आपस में तो आप जो कह रहे हैं वो बात तो हकीकत ही है कि जब घर के अंदर कोई समस्या होती है और अंडरस्टैंडिंग नहीं होती आपस में, तो हर घर के अंदर झगड़ा होता है। ये तो स्वाभाविक है कि हर जगह झगड़ा होता है, नॉर्मल बात है। और जब बाहर का आदमी जाए वापस घर के अंदर आता है तो घर से कोई बाहर धक्का नहीं दिया जाता, उसको वापस घर में आदर से दिया जाता है। तो कांग्रेस के अंदर अभी कुछ आप देखिए कि शांति है, एकदम व्यवस्थित है। आपको तो आने वाले आपको तो जसवंत मेवाड़ा जी अच्छी तरह पता होगा, आप तो खुद समझौते में विधायक नहीं बन पाए, समझौते के कारण ही विधायक नहीं बन पाए, तो आपको तो ये बात बहुत अच्छी तरह से पता होगी। जैसे देखिए वो अलग समीकरण था चुनाव के समय जब समझौता हुआ, और जब कांग्रेस पार्टी मजबूत थी बाली के अंदर, और बाली के अंदर जब टिकट नहीं मिला और एनसीपी को दिया गया, तो वो भी पार्टी ने देख लिया कि क्या समीकरण बने हैं और उसका परिणाम क्या हुआ। तो आने वाला टाइम जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। अब आगे की राह कितनी आसान लगती है कि लोगों के काम हो जाएंगे और सियासी मतभेद दूर हो जाएंगे सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में? हाँ, आगे का काम तो अब रफ्तार पकड़ेगी। इतने दिन से अभी आप देखिए 2 महीने से बहुत ही जो शेड्यूल चल रहा था, अभी आगे रफ्तार पकड़ेगी और काम सुचारू रूप से चलेंगे सरकार के। तो अब बिल्कुल एक जाजम पे आके दोनों एक हो गए हैं, लेकिन क्या मन से भी एक हो गए हैं? नहीं, मन से तो आप देखिए, मन से तो एक ही है, कहाँ जाएंगे, दूसरा रास्ता ही नहीं है जाने का। मन से तो होना ही पड़ेगा। आप घर के अंदर 2 भाई है झगड़ते तो आखिर मन से बैठना ही पड़ता है साथ में, इसके अलावा तो कहाँ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल जसवंत मेवाड़ा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एएनबी न्यूज़ से जुड़ने के लिए। सबसे बड़ी बात कि अब जो लड़ाई है वो थमती नजर आ रही है, और जिस तरह प्रियंका गांधी ने फोटो डाले हैं सचिन पायलट के साथ, अब समझौते की पटरी पर पायलट चल तो पड़े हैं और अशोक गहलोत ने भी अपना बयान जारी कर दिया है, लेकिन अब क्या जो तल्खियां इन 32 दिनों में खड़ी हुई हैं वो क्या दूर हो पाएंगी? क्या उनको दूर किया जा सकेगा? ये बहुत सारी बातें हैं जो आने वाला वक्त धीरे धीरे तय करेगा। और इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के पूर्व विधायक केसाराम चौधरी। केसाराम चौधरी जी, स्वागत आपका एएनबी पर। जी सर। केसाराम चौधरी जी, ये जो समझौते की बात देख रहे हैं आप, कितनी मुकम्मल लगती है आपको? ये इनके घर की लड़ाई अब जिस तरह से भय का वातावरण बना करके रूठो को डराने के लिए, एक बच्चा होता है ना, रूठता है तो क्या करते हैं, भागड़ आ जाएगी। तो इनको एसओजी और एंटी करप्शन और ये मुकदमे डाले और फिर वापस भी ले लिए। वापस लेकर के अगर कोई महेश जी ने गलत एमएलए के खिलाफ में मुकदमे दर्ज कराए तो 182 चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? बिल्कुल चलना चाहिए। तो चलना चाहिए। तो इस तरह से एमएलए की छवि को धूमिल किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब राज है, जो मर्जी दर्ज करा दो, जो मर्जी वापस ले लो। लेकिन ये कानूनी धाराएं तो केसाराम जी समझौते के सागर में जाके विलीन हो जाने वाली हैं आगे। अच्छा ऐसा है भाई साहब, ये समझौते के सागर में डूब भी जाएंगे। हाँ, ये समझौते का सागर जनता ने 31 दिन तक भुगता है जी। जनता परेशान रही, जनता के काम नहीं हुए, जनता इतनी दुखी रही। तो इस सागर में इनको डूबना ही है। आज नहीं तो कल डूबेंगे, कल नहीं तो परसों डूबेंगे। 3 साल ही तो रहे, जनता तो दिन गिनती है जी।
और जनता दिन गिन गिन के टाइम निकाल रही है कि समझौता हो तो कहीं जनता के काम हो। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राघव शर्मा जुड़ चुके हैं। राघव शर्मा, स्वागत आपका एएनबी न्यूज पर। जी धन्यवाद। राघव, जो समझौते की गाड़ी चल पड़ी है राजस्थान की सियासत में, कैसे देख रहे हैं? अब कितनी जल्दी सब कुछ सामान्य हो जाएगा और आगे सरकार बदस्तूर जारी रहेगी, चलने लगेगी? जी देखिए, जैसा जो भी हुआ, जैसा हम पहले भी हम बात कर रहे थे, हमने पिछले वाले वर्जन में भी कहा था साफ कि कांग्रेस को जो है सब समेट लेना चाहिए। अब जो है अब बारी है सब कुछ समेट लेने की, क्योंकि जो दिन थे, तारीख थी, नजदीक आ रही थी। 14 तारीख को विधानसभा सत्र शुरू होने वाला था और शायद उस दिन फ्लोर टेस्ट की बात होती। तो वहीं पे जो है सचिन पायलट के पास भी कोई ऑप्शन जो है दूसरा नजर नहीं आ रहा था और सिर्फ सचिन पायलट चुप्पी साधे हुए थे। ये इनका प्लस पॉइंट था कि उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ जाकर कोई बात नहीं कही, कांग्रेस की अनुशासनहीनता वाली जैसी कोई बात जो है वो नहीं कही। किस तरह की जो बड़े आज उनका बयान भी आया तो बड़ा सॉफ्टली बयान आया। उनकी बातें जो थी बिल्कुल बदली हुई थी, बिल्कुल तेवर इस तरह के नहीं थे कि आक्रामक हो। उन्होंने साफ तौर से कहा कि अशोक गहलोत हैं, मुझसे बड़े हैं, मैं उनका मान सम्मान करता हूँ, रिगार्ड करता हूँ। और कहीं ना कहीं जो इस पूरे प्रकरण में देखा गया कि अशोक गहलोत ने जो है सब विधायकों को चिट्ठी भी लिखी और साथ में ये भी कहा कि अपनी आत्मा की सुने और पूरे चीज को तोल मोल कर फिर देखें, पूरी तरह से मूल्यांकन करें कि जो सरकार चल रही है पूरे सपोर्ट से उसे चलने में गिराए ना। तो इस तरह की पूरी परिस्थितियां, पूरी उथल पुथल पूरे राजस्थान के सियासी घटनाक्रम के अंदर देखी। और फिर उसके अंदर जो फैक्टर आता है सबसे बड़ा, वो आता है प्रियंका गांधी वाड्रा का, जिन्होंने बीच में पड़कर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा ने वाया सोनिया गांधी से संपर्क करते हुए जो मीटिंग कराई और उसके बाद जो कमेटी बनाने का फैसला लिया। तो एक तरह से पूरा तरह से कांग्रेस के हित में है। और जहां हम शुरू से कह रहे थे कि अशोक गहलोत जादूगर है, उनकी जादूगरी तो चलेगी, तो उन्होंने भी अपना ग्राफ, अपना अंकगणित जो है वो दिखा दिया है कि उनका राजस्थान में ही जादू नहीं चलता बल्कि एआईसीसी के अंदर भी जो है उनका ग्राफ और उनका अंकगणित जो है वो बढ़ा हुआ है। बहरहाल अब सरकार को जो है स्थिति एक विकट सी हो गई है। जैसे अशोक गहलोत ने पहले कई अपशब्द भी कह दिए थे कि निकम्मे है, नाकारा है, किसी तरह की बातें भी उन्होंने साफ तौर से कह दी थी। लेकिन उसके बावजूद जो है सचिन पायलट ने किसी भी बात को गड़े मुर्दे जिसको उखाड़ना कहते हैं वो नहीं उखाड़े। अपनी बात जो थी, अपनी परेशानी जो थी या अपनी मन की व्यथा जो थी, जो ईगो हर्ट हुआ था उनका, उन्होंने सारी बातें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सामने रखी। और फिर उसके बाद जो है उनको जो भी है पूरे तरीके से जो है सम्मानजनक तरीके से किस तरह से लाया जाए उसके ऊपर जो है विचार होगा, मंथन होगा, सारी बातें उनकी मानी गई। तो इस तरह से पूर्णतः जो है ये रणनीति तो फेल हो गई। भारतीय जनता पार्टी या जो और कुछ सोच रहे थे कि सरकार जाएगी, सरकार को प्रोटेस्ट होगा, तो उस बात तो अभी गहलोत सरकार को जाती है। और गहलोत जो है इस समय कांग्रेस के अंदर बड़े नेता के रूप में हैं। बिल्कुल। केसाराम चौधरी जी, एक सवाल आपसे करना चाहेंगे। बड़े खांटी मजे हुए राजनेता हैं आप, जमीन से राजनीति करते हुए जयपुर तक पहुंचे थे। एक गंभीर सवाल ये है कि इतने सारे चक्कर आपके यहाँ बीजेपी में कई नेताओं ने लगाए, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम नेताओं ने लगाए, लेकिन झगड़ा कांग्रेस का था, लेकिन वसुंधरा राजे के एक ही चक्कर में सारा झगड़ा पूरा सिमट गया और सब कुछ सामान्य हो गया। ये किस तरह हुआ? देखिए, धैर्य से अगर किसी चीज को देखा जाए तो झगड़ा तो गहलोत जी के पास कई कुछ तो एमएलए नहीं है, एमएलए घोड़े हैं और कुछ बकरे हैं जो मंडियों में बिकते हैं, ये गहलोत साहब ने कहा। तो ऐसे घोड़े और बकरे अगर एमएलए को बता दे तो फिर तो बात ही खत्म है। नहीं उनकी लड़ाई अगर वसुंधरा जी ने तो बहुत ही संयम से काम लिया है। हाँ नहीं, एक सवाल ये पूछ रहे हैं आपसे कि वसुंधरा राजे एक ही बार दिल्ली गई, सारा झगड़ा राजस्थान का साफ हो गया, और आपके यहाँ से इतने राजनेता चक्कर लगाते रहे, जोधपुर से लेकर और जयपुर से लेकर कई राजनेताओं ने चक्कर लगाए दिल्ली के, लेकिन झगड़ा बराबर फैलता रहा। लेकिन वसुंधरा राजे ने एक ही चक्कर लगाया दिल्ली का और सारा राजस्थान की राजनीति बिल्कुल एकदम सामान्य हो गई। ये क्या चक्कर है? ये चक्कर तो आप ये समझिए कि वसुंधरा जी ने ये चक्कर लगाया या नहीं लगाया, उससे आप हमारे बीजेपी से क्यों जोड़ रहे हैं? इनकी झगड़े की जड़ तो आप
केवल बीजेपी को जोड़ने का, ये मीडिया भी बीजेपी को जोड़ रहा है, बीजेपी करा रही है, बीजेपी करा रही है। नहीं, 2 साल जोड़ना केसाराम जी, जोड़ना इसलिए पड़ता है, दरवाजे खोल के रखे थे आपने, इसलिए जोड़ना पड़ता है। अरे भाई, दरवाजा आप खुद कह रहे हो कि हमारे एमएलए नहीं, हमारे तो घोड़े और बकरे हैं, अगर मंडी में बिकेंगे तो खरीदने वाला मिलेगा। तो खरीदने वाला मिलेगा तो आप ही हर बार क्यों खरीद लेते हैं? कौन खरीदता है? मध्य प्रदेश से लेके और महाराष्ट्र तक आप ही निगाह में क्यों आते हैं बार बार? बसपा को कैसे खरीदा? बसपा को कैसे खरीदा, बता दीजिए। तो मेरा सवाल आपसे ये मैं नहीं हम नहीं कहते, हम घोड़े और गधे नहीं करते हैं। हम तो कहते हैं कि हमारा सम्माननीय विधायक होता है, जिसके पूरा मान और सम्मान होता है। इनके पास नकारा भी है, वो गद्दार भी है, ना मालूम क्या क्या चीजें बोलते हैं। तो वैसे लोगों का हम क्या करें उसका? लेकिन बाड़ाबंदी तो आपने भी करेगी। लेकिन बाड़ाबंदी तो आपको भी करनी पड़ी, आपको भी कहीं डर था? बाड़ाबंदी नहीं की, आपने भी अपने पूरे एमएलए शामिल करने पड़ते। व्हिप जारी हमने नहीं की, हमारे तो व्हिप जारी करेंगे जब विधानसभा का सत्र स्टार्ट होगा, तब व्हिप जारी करते हैं कि सभी एमएलए उपस्थित होकर विधायक दल की बैठक है, आइए। आपने भी संदिग्धों की पहचान की और संदिग्धों को ढूंढा और आपको लगा कि आपके यहाँ भी कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो कौन सा हमारा राज जाता? अगर संदिग्ध भी जाते हैं तो राज तो हमारा तो 72 है। आप गिनती लगाओ ना, हमारे पास गिनती क्या है? 72 और 3 75 के अलावा कौन सा है? कैसे? अगर जाए भी तो राज तो गहलोत कर रहे हैं, मगर राजस्थान की जनता ने जो भुगता है उसका हिसाब चुकता करेगी हमारे जनता। वापस समय आने दो। बिल्कुल। राघव शर्मा, पूरे जो राजनीतिक समझौता हुआ है उसको कैसे देखते हैं? किस राजनीति के समझौते में अब बाजी किसके हाथ में रही है? जी, बहरहाल अभी तो ये कहना मुश्किल होगा कि बाजी किसके हाथ में रही। अभी तो पूर्णतः जो है अशोक गहलोत पूरी तरह से जो है सुरक्षित हो चुके हैं, उनकी सरकार जो है पूरी तरह से सुरक्षित हो चुकी है। लेकिन अब जो है जो कमेटी बनेगी, कमेटी बनने के बाद कमेटी जो भी इनकी जिज्ञासा थी, जो भी इनकी इच्छाएं थी, जो भी इनकी बातें थी, जो भी इनका विरोध था, उसके बारे में जांच करेगी या फिर विधायकों से बातचीत करती है या क्या रहता है, इसमें पूरा समय जो है वो लगेगा। फिर उसके बाद जो है कमेटी अपनी रिपोर्ट जो है वो आगे सौंपेगी। तो इस पूरे प्रकरण के अंदर जो है तकरीबन आप मान के चले 20 से 25 दिन तो निकल ही जाएंगे, पूरा समय जो है व्यतीत हो जाएगा। तो इस बीच जो है अशोक गहलोत विधानसभा सत्र बुलाकर भी चाहे फ्लोर टेस्ट कराने की बात हो, चाहे कुछ भी हो, कह के एक बार तो अपना माथा पूरा ऊंचा कर लेंगे, सब सरकार बचा लेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण जो है इस समय कांग्रेस के अंदर आया था, खासतौर से अशोक गहलोत के सामने परिस्थिति बनी थी, तो उन्होंने साफ तौर पे यही बात अपनी बार बार रखी थी कि ये परंपरा नहीं है राजस्थान में कि सरकार को इस तरह से तोड़ा जाए। उन्होंने भैरव सिंह सरकार का बार बार हवाला दिया था, उस समय खुद ये चाहते, कांग्रेस चाहती तो तोड़ सकती थी, लेकिन वो खुद आगे गए, नरसिम्हा राव से मिले और उन्होंने कहा कि कांग्रेस में परंपरा नहीं है तो अपन सरकार नहीं तोड़ेंगे। तो इस बात का बार बार हवाला देते हुए उन्होंने अपनी बात को सभी लोगों को समझाया, सभी विधायकों को समझाया, एआईसीसी तक जो है अपनी पूरी बात को समझाया, रखा पूरी तरह से। बहरहाल अभी बिना शर्तों के जो है पायलट गुड वापसी कर रहा है कांग्रेस के अंदर, और कांग्रेस में किस तरह से जो है अब एडजस्टमेंट की राजनीति जो है आगे होगी वो देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही जो है विधायक दल की बैठक भी आज शाम को होती है। उस विधायक दल की बैठक के अंदर किस तरह से क्या बातें निकल के आती है वो भी देखने योग्य होगी, क्योंकि उसके अंदर साफ तौर से विधायक दल की बैठक में पहले भी जो है विधायकों द्वारा कहा गया था कि पायलट गुट को वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन जो है कांग्रेस आला कमान ने कुछ ना कुछ देखते हुए, किसी तरह का इशारा भांपते हुए कि कम से कम राजस्थान में जो है कांग्रेस सरकार बची रहे, इस बात को निर्णय लिया और इस बात के लिए सचिन पायलट को भी जो है राजी किया ताकि सरकार जो है वो बची रहे। और इस पूरे मामले में अब निर्णायक भूमिका जो होगी वो कुल मिलाकर उस कमेटी की होगी, जो कमेटी सारी जांच और सारी शिकायतों की लिस्ट जो है फहरिस्त आला कमान को सौंपती है। जी केसाराम चौधरी जी, ये पूरा मामला अब निबट गया है, पूरी जो समझौता है कहीं बिल्कुल ठीक हो गया है, अब आगे सरकार चल पड़ेगी। विकास से क्या अपेक्षा है कि विकास कैसे होना चाहिए अब, और जो काम रुके पड़े हैं उन पर भी एक बार काम होना चाहिए?
अरे भाई रुके क्या पड़े, चुनाव के समय जो वादे किए, मैं नहीं कहता, उनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि इन्होंने एक भी पूरा नहीं किया। अब 2 साल हो गए, अब 1 साल बाद में तो वापस उतार स्टार्ट हो जाएगा कि वापस चुनाव की गतिविधियां स्टार्ट हो जाएगी। वे क्या विकास करेंगे ये जनता का? तो जनता अपेक्षा करती है। ऐसी विश्वव्यापी महामारी के अंदर जनता त्राय त्राय कर रही थी और ये लोग होटलों में मजे उड़ा रहे थे, अरबों खरबों रुपए खर्च कर रहे थे। मीडिया इस बात को क्यों नहीं बताता कि इस तरह से राजस्थान सरकार जो जनता का पैसा है उसका दुरुपयोग कर रही है। हाँ, मीडिया मुझे नहीं तो बताता अफसोस तो होता लोगों है। को कैसे पता चलता? सारी मीडिया तो सारी स्थिति को बताता रहा है और आपसे प्रश्न भी पूछता रहा है बराबर। अरे भाई प्रश्न पूछते रहे तो हमने भी यही कहा है कि जनता की कौन सुनेगा। मेरे यहाँ के एमएलए है, वो 31 दिन से आज टीवी पे कहीं दिखाई दिए। वो भी कल कोई यहाँ पर मुकदमा दर्ज होकर के सीआईडी सीबी के पास जांच पहुंच गई। अब वो मुकदमा दर्ज हुआ है, फिर उसमें भी वापस लिपापोती हो जाएगी और दबाव में डाल करके, नहीं तो जेल में डालूंगा, आ जाओ इधर। हाँ, तो आप पहुंच गए हैं वो गहलोत, अशोक गहलोत के पास? आज टीवी पे दिखे अशोक गहलोत जी के पास। तो फिर हमने तो देखा है, अब क्या पता कि कब का फोटो दिखाते हैं, कब का क्या करते हैं। तो फिर आप मगर आज मुकदमा जरूर दिखे हैं, जनता ने कहा है हाँ एमएलए है तो सही। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका केशाराम जी एएनबी न्यूज़ से जुड़ने के लिए। राघव शर्मा, सीधा सीधा सवाल जो अब दिख रहा है, राजस्थान में जो राजनीति है कहीं ना कहीं एक ट्रैक पर आती दिखाई दे रही है, लेकिन क्या सबसे बड़ी बात यह है कि जो समझौता हुआ है, क्या वो समझौता बिल्कुल पटरी पर आ जाएगा या तल्खियां रहेंगी बराबर? और जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक दूसरे के सामने होंगे तो वो कैसे देखेंगे या क्या उनका रिएक्शन होगा सदन के दौरान? जी देखिए, ये बिल्कुल सही बात आपने पूछी है। एक तरह से एक मन की बात कहा जाता है और एक तरह से एक पावर पॉलिटिक्स जो है वो भी अब राजस्थान के अंदर जो है देखने को मिलेगी, क्योंकि साफ तौर पे देखा गया है कि 2 गुट जो है वो तैयार हो चुके हैं। अब 2 गुट जो किस तरह से अपनी मांगे रखते हैं और किस तरह से उनकी मांगों को माना जाता है, अशोक गहलोत कितना हामी भरते हैं उनकी मांगों पर। एआईसीसी की जो जांच कमेटी है वो रिपोर्ट सौंपती है, उसके बाद जो मांगे आती है उन मांगों को फिल्टर किया जाता है। तो फिल्टर करने के बाद मांगे जो आती है वो अशोक गहलोत मानते हैं या नहीं मानते हैं, उन्हें मंत्रिमंडल में लेते हैं या नहीं लेते हैं, उन्हें किस तरह से जो है सम्मानजनक रूप से वापस लेके आते हैं, ये एक बहुत बड़ी देखने योग्य बात होगी। और दूसरी बात ये भी होती है कि एक बार मन का जो खटाव होता है, एक बार मन का खटाव किसी से हो जाता है तो उसको बनने में कुछ टाइम लगता है, कुछ समय लगता है, उसके लिए काफी कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। तो एक कठोर मन से हम जिसको कहें, उस कठोर मन से जो है इनको काम करना होगा, तभी जाके जो है प्रॉपर्ली काम हो पाएगा। अच्छा, सत्ता के अंदर इनको जगह मिलती है या संगठन के अंदर इनको जगह मिलती है, अभी इसका बात का हो पाना तय अभी बाकी है। तो उसके अंदर भी देखना होगा आधिकारिक रूप से कि किस तरह की जिम्मेदारियां सचिन पायलट को दी जाती है। एक दूसरा ये भी प्रश्न उठता है कि अब जो डिसिप्लिन की वाली जो बात है, डिसिप्लिन की जो घटना है वो वापस से नहीं हो कि इनडिसिप्लिन क्रिएट हो वापस से, तो इसके ऊपर जो है पूरी नजर इनकी रखी जा रही है। और उसके साथ में ही जो है उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि हाँ भाई सचिन पायलट पूरी तरह से एडजस्ट हो चुके हैं, तो अब जो है पूरा सिस्टम जो है ढंग से सुचारू रूप से चलाया जाए। लेकिन अभी अशोक गहलोत और सचिन पायलट यदि दोनों सत्ता में रहते हैं तो फिर पावर पॉलिटिक्स वाला गेम राजस्थान के अंदर चालू हो जाएगा, क्योंकि जिसके पावर और पॉलिटिक्स के अंदर पावर जो अपनी दिखाएगा वो अपना काम सबसे ज्यादा करवा पाएगा। तो अगर उस तरह के नतीजे आते हैं तो फिर उसके लिए भी राजस्थान की जनता को तैयार रहना होगा, क्योंकि खास तौर से अभी यही देखा जा रहा है कि जब तक मंत्रिमंडल के अंदर स्थान सचिन पायलट गुट के लोगों को नहीं मिलता, सचिन पायलट को नहीं मिलता, या जब तक कांग्रेस में जो फेरबदल की स्थितियां होती है, उनके साथ समर्थन में जो कई इस्तीफे हुए थे वो वापस ले जाते हैं, नहीं लिए जाते हैं, काफी कुछ देखना जो है इस समय बाकी होगा। लेकिन पावर पॉलिटिक्स का जो मेन पॉइंट है राजस्थान, वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो बन चुका है। जी लेकिन राघव, बहुत लंबे समय से आप पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते रहे हैं, कई सरकारों को बहुत नज़दीक से आपने देखा है।
अब एक ऐसा नहीं लगता कि कहीं जैसे पायलट कांग्रेस में बने रहे और 32 दिन के संघर्ष विराम के बाद पायलट जिस तरह कांग्रेस में रहे हैं और लौट रहे हैं जयपुर, ऐसा नहीं लगता आपको कि आने वाला दौर पायलट युग का प्रारंभ हो चुका है कांग्रेस में? जी देखिए, पायलट युग का प्रारंभ की हम बात करें तो पायलट युग का प्रारंभ तो आज से लगभग 6 से 7 वर्ष पूर्व हो गया था, जब उन्हें प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपी गई थी और उनको साफ तौर से जो है इस राजनीतिक भंवर के अंदर यहाँ पे झोंक दिया गया था। राजस्थान की धरती पर उन्होंने काम भी किया है, उन्होंने अशोक गहलोत के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला के काम भी किया है, उन्होंने राजनीतिक सफर लंबा तय भी किया है, खुद राजनीतिक फैमिली से भी बिलोंग करते हैं, तो उनका पूरा जो असर है और पूरा जो राजनीतिक उनकी सोच है वो साफ तौर से दिखती है। वहीं अशोक गहलोत जो है खुद नैतिकता के एक संदेश देने वाले बड़े अच्छे नेता माने जाते हैं। उनके हर बात के अंदर कुछ ना कुछ संदेश होता है, वो संदेश देने वाले नेता माने जाते हैं। तो वहीं पे जो सचिन पायलट हैं वो युवाओं को जोश दिलाने वाले और युवा को आगे लाने वाले नेता जो है वो माने जाते हैं। तो बहरहाल नेता दोनों बराबरी के हैं, टक्कर बराबरी की है, लेकिन अभी एकदम से ये भी हम फैसला नहीं कर सकते कि भाई आला कमान की ओर से अभी तक कोई हरी झंडी चूंकि नहीं मिली है, किस तरह की भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, तो इसलिए अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी इस मामले में कि क्या सचिन पायलट को जो है पूरी तरह से राजस्थान के अंदर किस तरह का सियासी घटनाक्रम, किस तरह से उनको संगठन या सत्ता के अंदर कौन सी जगह दी जा सकती है, क्योंकि इस मामले में पूरा सब कुछ देखना होगा। सारी उनकी जो उनके साथ में विधायक के 18 विधायक जो साथ गए थे, उन विधायकों आचरण, पार्टी के प्रति समर्पण, पूरा सारी चीजें देखते हुए ही जो है अब आगे के फैसले लेने होंगे। बहरहाल अभी अशोक गहलोत के लिए जो है राहत सबसे बड़ी सामने ये आई कि जो है सचिन पायलट अभी वापस आ रहे हैं, तो विधानसभा के अंदर अगर फ्लोर टेस्ट भी होता है, कुछ तरह की स्थितियां बनती है तो उसमें भी अशोक गहलोत जीत जाते हैं। और लेकिन अगर स्थितियां नहीं बनती तो भी अशोक गहलोत बिल्कुल जीत चुके हैं और कांग्रेस के अंदर एक बड़े नेता के रूप में जो है वो उभर चुके हैं और हर तरह की अंकगणित संभालने वाले जादूगर जिसे हम कह सकते हैं वो साबित हो चुके हैं राजस्थान की राजनीति को लेकर। अगर यक्ष प्रश्न ये भी है कि उनके लिए सरदर्द भी अब बदस्तूर जारी हो गया है। जी बिल्कुल, लगातार छुटपुट फायरिंग जो है जिसे हम कहते हैं वो तो अब लगातार एलओसी पर होती ही रहेगी, क्योंकि जिस तरह से दो गुट जो है आमने सामने हो चुके हैं और दोनों अपनी पावर पॉलिटिक्स जो है वो चलाने की कोशिश करेंगे, तो इसके मद्देनजर गुटबाजियां और किस तरह के बयानबाजियां, तल्ख टिप्पणियां जो है वो तो लगातार होती रहेगी। क्योंकि सचिन पायलट से के पूरे प्रकरण के अंदर जो है बीच में अशोक गहलोत भी काफी गुस्से में हो गए थे। उन्होंने भी साफ तौर से कह दिया था कि ये निकम्मा है, नाकारा है, काम नहीं करता, लेकिन फिर भी यहाँ पे बैठा है, इस तरह के वर्ड्स यूज किए थे। तो साफ तौर से लगता है कि और फिर उसके बाद में तुरंत अशोक गहलोत ने ये भी कह दिया था कि ये राजनीतिक वर्ड है, राजनीतिक ये जो शब्द हैं इन्हें किसी तरह से दिल पे नहीं लेना चाहिए। और ये भी बोल दिया था कि मेरा कोई जाति बैड नहीं है, मेरे तो अगर मिलेंगे तो मैं गले भी लगा लूंगा, पार्टी माफ करेगी। बिल्कुल राघव, रोकना चाहेंगे इस समय बड़ी खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से। मशहूर शायर राहत इंदौरी का निधन, हार्ट अटैक से हुई मौत। देश के मशहूर जाने माने शायर राहत इंदौरी का निधन, अरविंदो अस्पताल में चल रहा था इलाज। मध्य प्रदेश के इंदौर से बड़ी खबर इस समय, मशहूर शायर राहत इंदौरी का निधन, हार्ट अटैक से हुई मौत। देश के जाने माने शायर, मुशायरों में जिनका जलवा रहा, पूरे देश के मुशायरों में जिन्हें सुना जाता था तसल्ली से, इत्मीनान से, मशहूर शायर राहत इंदौरी का निधन, हार्ट अटैक से हुई मौत। अरविंदो अस्पताल में चल रहा था इलाज। इंदौर से इस समय बड़ी खबर, देश के जाने माने मशहूर शायर राहत इंदौरी का निधन, हार्ट अटैक से हुई मौत। अरविंदो अस्पताल में चल रहा था इलाज। मध्य प्रदेश इंदौर से इस समय बड़ी खबर, मशहूर शायर राहत इंदौरी का निधन, हार्ट अटैक से हुई मौत। यह देश के मुशायरों में, देश के कवि सम्मेलनों में एक जाना माना नाम
जो हमेशा अपनी अदाओं से जाना जाता रहा और एक एक शब्द, एक एक गजल जिनकी प्रसिद्धि के पायदान पर लोकप्रियता के सारे मापदंड तोड़ती रही और राहत इंदौरी को हर एक मुशायरे, हर एक कवि सम्मेलन में पूरे जोश से सुना गया और जाने माने शायर कवि राहत इंदौरी का निधन हो गया है। इंदौर के अरबिंदो अस्पताल में हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ है। इंदौर से इस समय बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जाने माने शायर राहत इंदौरी का निधन, मशहूर शायर राहत इंदौरी का निधन हो चुका है। अरबिंदो अस्पताल में हार्ट अटैक से मौत हुई है उनकी। मध्य प्रदेश इंदौर से इस समय बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मशहूर शायर राहत इंदौरी का निधन, हार्ट अटैक से हुआ है निधन। अरबिंदो अस्पताल में इलाज चल रहा था। देश के कवि सम्मेलनों और मुशायरों में जमकर सुने गए और लोकप्रियता के सारे मापदंडों पर हमेशा अपना नाम, अपना इकबाल बुलंद करवाते रहे और अपनी शायरी की अदाओं से जाने जाते रहे। कितनी ही गजलें उनकी मशहूर हुई उनके सुनने वालों में, और उन्हीं मशहूर शायर राहत इंदौरी का आज अरबिंदो अस्पताल में इंदौर में निधन हो चुका है। देश के जाने माने शायर रहे मशहूर शायर राहत इंदौरी का निधन, हार्ट अटैक से हुई मौत। कोरोना से पीड़ित थे राहत इंदौरी। और इस खबर पर हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं मशहूर शायर अख्तर इलाहाबादी। अख्तर इलाहाबादी, मुशायरों को स्तब्ध कर देने वाली खबर इस समय देश में, राहत इंदौरी का निधन। यकीनन मुझे ये न्यूज़ सुनकर ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कि पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई। राहत इंदौरी साहब एक शायर ही नहीं थे बल्कि एक आबरू थे। जहाँ तक मुशायरे हों या कभी सम्मेलन हो, लोगों के दिलों पर राज करने वाले सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम। और मैं तो ये कहूँगा कि चंद्रशेखर जी की हमने बहुत बड़ा हीरा गंवा दिया इस वक्त हिंदुस्तान में। राहत इंदौरी साहब की कमियां कभी पूरी नहीं की जा सकती हैं। अभी मुझे जैसे ही न्यूज़ मिली है कि राहत इंदौरी साहब का इंतकाल हुआ और दुनिया फानी से अलविदा हो गए, तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों से कि उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। और उनकी यादों को हम कभी नहीं भुला सकते हैं। राहत इंदौरी साहब की कमियां हम कभी नहीं पूरा कर सकते हैं। बस यही है कि एक पे खड़े होते थे तो एक अदा उनके भीतर होती थी और उस अदा से शायद कहने से पहले ही उनके जो चाहने वाले थे दाद दे उठते थे, उनकी बात सुने बिना वाह वाह कर उठते थे। याद थी राहत इंदौरी में। देखिए चंद्रशेखर जी, मैंने राहत साहब के साथ कई जगह पे जो है कई डाइसों पे मैंने राहत साहब के साथ में मैं मुशायरे में शामिल रहा। ये मेरी खुशकिस्मती ये थी कि जो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में का एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही मशहूर और मारूफ नाम राहत इंदौरी साहब के साथ में मैं शामिल हुआ था। मैं अपने आप को फख्र महसूस कर रहा था उस वक्त। लेकिन आज मैं यकीनन इतना दुखी हूँ कि ये न्यूज़ सुन के मुझे अचानक जो है जब मालूम हुआ तो मेरे पास मैं चंद्रशेखर जी मैं आपसे बात मतलब मेरी जबान भी नहीं निकल रही है कि मैं क्या बोलूं उनके लिए। और बस यही है कि इस दुनिया में जो आया है उसको एक रोज जाना है।
तो एक मुझे शेर याद आया चंद्रशेखर जी की, जो इस दुनिया में आया है उसे एक रोज जाना है, जो इस दुनिया में आया है उसे एक रोज जाना है, इसे जागीर मत समझो फकत मेहमान खाना है। जो इस दुनिया में आया है उसे एक रोज जाना है, इसे जागीर मत समझो फकत मेहमान खाना है। और गनी हो या भिखारी या कोई जालिम शहंशाह हो, सभी को हर्ष में एक दिन खुदा को मुंह दिखाना है। राज साहब की कमियां कभी कभी पूरी नहीं हो सकती हैं भाई चंद्रशेखर जी। अख्तर इलाहाबादी जी, आज ये खबर सुनकर गजल का भी दिल टूट गया होगा कि राहत इंदौरी जमीन पर नहीं रहे और खुदा के पास चले गए हैं। देखिए, गजल का दिल टूट गया है, आज उर्दू का एक गुंचा टूट गया है, और ये कितना बड़ा गुंचा टूट गया है जिस गुंचे की भरपाई हम सदियों सदियों नहीं कर सकते। एक शेर में मुझे मेरे जहन में आया कि छलक जाते हैं आंसू और तड़प जाता है दिल अख्तर, कि छलक जाते हैं आंसू और तड़प जाता है दिल अख्तर, कोई जब गुलशने उर्दू का गुंचा टूट जाता है। तो एक बहुत बड़ा नाम जो कि हिंदुस्तान के मुशायरों में, कवि सम्मेलनों में, और मतलब हर किसी भी धर्म के लोग, किसी भी जात के लोग, किसी भी मजहब के लोग, सारे लोग राहत इंदौरी साहब से बेपनाह मोहब्बत करते थे, और राहत इंदौरी साहब भी सारे लोगों से बेपनाह मोहब्बत किया करते थे, चाहे वो मुशायरों की डाइस हो, चाहे वो हम जैसे छोटे शायरों की बात हो, हरदम उनकी दुआएं मिली। अख्तर इलाहाबादी जी, कोई उनका मशहूर शेर जो आप उनको श्रद्धांजलि स्वरूप देना चाहते हो? राहत साहब के शेर मुझे याद आया कि मैं नूर बन के जमाने में फैल जाऊंगा, तुम आफताब में कीड़े निकालते रहना। राहत साहब के बहुत सारे शेर हैं, लेकिन ये शेर मुझे बहुत ही अजीज है, उनका एक बहुत पसंद है कि मैं नूर बन के जमाने में फैल जाऊंगा, तुम आफताब में कीड़े निकालते रहना। और राहत साहब के बहुत सारे शेर हैं जो मुझे बहुत याद हैं। बिल्कुल अख्तर इलाहाबादी जी, बहुत बहुत धन्यवाद एनबीसी न्यूज से जुड़ने के लिए। बड़ी खबर इस समय, राहत इंदौरी जाने माने मशहूर शायर, निधन हो गया है उनका। और इस खबर पर हमारे साथ इस समय देश के जाने माने कवि वेदव्रत वाजपेयी जुड़ चुके हैं। वेदव्रत वाजपेयी जी, बहुत बड़ी खबर, कहीं गजल का दिल भी टूट गया है और मुशायरों की जान भी चली गई है राहत इंदौरी के निधन से। वेदव्रत वाजपेयी जी, आवाज आपको मिल पा रही है मेरी? मशहूर शायर राहत इंदौरी का निधन, देश के जाने माने शायर, अरविंदो अस्पताल इंदौर में हुआ निधन। कोरोना से भी पीड़ित थे राहत इंदौरी, मुशायरों में जलवा बिखेरते रहे और देश में नहीं दुनिया के कई मुल्कों में अपनी प्रसिद्धि को और देश के नाम को ऊंचा किया। और एक एक गजल उनके चाहने वाले जब जिस शहर में वो पढ़कर आते थे तो बहुत दिनों तक गुनगुनाते थे। ये अदा थी मशहूर शायर राहत इंदौरी की। और आज मध्य प्रदेश के इंदौर से ये बड़ी खबर, इस समय मुशायरों को उदास कर देने वाली खबर, साहित्य जगत को उदास कर देने वाली खबर, राहत इंदौरी का निधन हो गया है। जाने माने शायर राहत इंदौरी का आज इंदौर के अरविंदो अस्पताल में निधन हो गया है। अपनी अदाओं से, अपनी गजलों से मंचों पर रोशनी बिखेरते रहे। और इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं जाने माने कवि वेदव्रत वाजपेयी जी। वेदव्रत वाजपेयी जी, कैसे देखते हैं ये एक कहीं उर्दू का आज एक कोई बेटा रूठ गया है? चंद्रशेखर जी, ये तो बहुत दुखद समाचार मैं सुन रहा हूँ। और वे हिंदी और उर्दू दोनों के समान हकदार थे। हिंदी के मंचों पर जितना उनका, उर्दू के मंचों पर जितना उनका सम्मान था, उतना ही प्यार उनको हिंदी के कवि सम्मेलनों में भी दिया है। ये एक साहित्य जगत की अपूर्णीय क्षति है
और मैं बहुत करीब से उन्हें जानता था। वे बहुत बेबाक व्यक्ति थे। मैं बहुत अनेकानेक कवि सम्मेलन जी हम लोगों ने एक साथ किए हैं और मुझे उनकी एक लाइन याद आ रही है कि शहरों में तो बारूदों का मौसम है, शहरों में तो बारूदों का मौसम है, जी गांव चलो वहाँ अमरूदों का मौसम है। जी बिल्कुल वही बात कहने वाला शायर आज दुनिया से विदा हो गया है और आपके साथ काफ़ी लंबा समय गुजरा है आपका दोनों का मंचों पर। तो बिल्कुल बहुत दुखद खबर आपके लिए और साहित्य जगत के लिए भी। निश्चित रूप से। और ये कोरोना बहुत नुकसान कर रहा है हिंदुस्तान का, और ऐसे ऐसे शायर, ऐसे ऐसे राजनेताओं को ये अपनी चपेट में ले रहा है। जी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि बहुत जल्दी इससे हिंदुस्तान को मुक्ति मिले और देश का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो। बिल्कुल सारे कवि जगत की तरफ से, जी वाण फाउंडेशन की तरफ से, भारत भारती ट्रस्ट की तरफ से जी और देश भारती परिवार की तरफ से मैं उन्हें बहुत बहुत श्रद्धांजलि देता हूं। और हृदय आज बहुत दुखी हो गया है। निश्चित रूप से वे एक बहुत ही प्रखर, बहुत मेधा वाले शायर थे और कभी डरते नहीं थे। जो कहना होता था कह देते थे, उसके अर्थ लोग लगाते रहते थे, लेकिन उन्होंने कभी दब के और डर के अपनी बात नहीं कही। यही कवि और शायर का विशेष अंदाज होता है कि वो किसी से डरे नहीं और बेबाकी से बात करे। सदियां उन्हें याद करेंगी। फिल्म जगत हो या साहित्य जगत हो, दोनों जगह उनके हस्ताक्षर हैं। और मैं सदियों तक हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में उन्होंने अनेकानेक देशों में काव्य पाठ किया है। जहाँ कहीं उनके प्रशंसक हैं वे सब उन्हें याद कर रहे होंगे। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करूंगा कि उन्हें अपने सर्वोच्च जो उनका ईश्वर के यहाँ स्थान हो वो उन्हें प्रदान करें। मैं इन शब्दों के साथ उन्हें पुनः एक बार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। बहुत बड़ी खबर इस समय, जाने माने मशहूर शायर राहत इंदौरी का निधन हो गया है। और लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। Public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ANB न्यूज पर। बात कर रहे हैं राजस्थान के सियासी समझौते की, जिस सियासी समझौते में अब एक नया पेंच ये आ गया है कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी के एक प्रपोजल से, प्रस्ताव से अब पायलट और गहलोत की राह एक हो चुकी है। लेकिन आसान कितनी हुई है ये अभी धीरे धीरे वक्त बताएगा। और वक्त के गर्भ में ये भी छिपा है कि अब सियासत क्या नया मोड़ लेगी, सियासत के पार्ट 2 में क्या होगा। और जब सदन में अशोक गहलोत और सचिन पायलट मौजूद होंगे तब वो एक दूसरे से नजरें कैसे मिलाएंगे। और सामने प्रतिपक्ष में बैठी भाजपा फिर हमला कैसे करेगी। और भाजपा के पास ये हुनर बखूबी है कि हमला करने की रणनीति राजस्थान में उनके पास बहुत तीखी और धारदार है। बेबाक प्रवक्ता उनके पास मौजूद हैं। अब ऐसे में सदन का माहौल
हैरत अंगेज, रोमांचक और पूरी तरह खतरों से भरा और खतरों से भरे इस सदन में खतरों से भरे ही सभापति सीपी जोशी का गुस्सा। अब ऐसे में सबसे रोमांचक पल 14 अगस्त का होगा, जब सदन में सचिन पायलट और गहलोत सत्ता पक्ष में ही बैठे होंगे, लेकिन एक दूसरे को देखेंगे तो वो मुस्कानें कौन सी होंगी जिन मुस्कानों को उस समय दिखाया जाएगा, या वो नज़रें कौन सी होंगी जिन नज़रों को उस समय कैमरे के सामने दिखाया जाएगा। अब पूरी तरीके से मामला सुलझ गया है जहां तक दिखाई दे रहा है। और इस समय हमारे साथ कांग्रेस से प्रताप पूनिया जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। हाँ नमस्कार जी। बिल्कुल, अब तो राजनीति की पटरी पर आपकी गाड़ी पूरी तरह जो हिचकोले खा रही थी, बिल्कुल अब आराम से चलने लगी है, लेकिन कितना आराम से चलेगी ये भविष्य बताएगा प्रताप जी। नहीं भविष्य नहीं बताएगा, 3 साल चलेगी पूरी 3 साल चलेगी। हाँ जी। और अब जो कहीं ये जो 32 दिन का महासंग्राम था ये थम जाएगा, ये रुपये पटाख से हो गया उसका मार कि बीजेपी के पास से पूरे मेंबर नहीं थे ना, बीजेपी वसुंधरा इनके साथ नहीं थी। तो वसुंधरा आपके साथ थी क्या? नहीं बीजेपी के साथ नहीं थी, जब ये फ्लोर टेस्ट के लिए हाँ ही नहीं भर रहे थे, इनके पास पूरे विधायक नहीं थे, कहाँ से लाते वो। तो अब कैसे देखते हैं पूरे परिदृश्य को? राजस्थान में अब पूरी तरह सब कुछ सामान्य हो जाएगा? बिल्कुल सामान्य हो जाएगा जी, 3 साल पूरी भंडार चलेगी, 2023 में चुनाव होंगे। और जो विकास के काम है वो भी अब गति पकड़ने लगेंगे। विकास के काम तो इन 32 दिन में भी विकास का काम किया, देखो गहलोत साहब ने जी। और अभी ये विधेयक लेके आ रहे हैं, उसमें 3-4 एजेंडे इनके, कोरोना के लिए, 2-3 सामाजिक काम के लिए, और एक वो मीना और मीना वाला था, वो भी हो सकता है इनका कि मीना शेड्यूल ट्राइब में आते हैं कि किसी में आते हैं, मीना आते हैं वो। और भूमिकाएं और भंगिमाएं अगर उलटती पलटती रहीं तो फिर विवाद देख सकते हैं। ऐसा तो लगा नहीं, वो शेखर साहब हमारे को तो कि भी कोई ऊपर नीचे हो सकता है, क्यों होता तो अभी हो जाएगा। 32 ये अज्ञातवास काट के बीजेपी के पास, अगर ये उसी टाइम करा देते होता तो इनके पास। लेकिन ये भी बड़ा संदेश है कि पायलट जिस तरह कांग्रेस में ही बने रहे और अपनी बातों को पूरी तरीके से आलाकमान से कहकर जयपुर लौटे हैं, ये बहुत बड़ा संदेश है आने वाले दौर के लिए कांग्रेस में। तो ये इतने दिन वहां रहने की जरूरत नहीं थी ना मानेसर में, ये पहले चले जाते आलाकमान के पास, मना कौन कर रहा था इनको। लेकिन अब जो लौटे हैं, किसी ने विजय कांग्रेस वालों ने रोका थोड़ी था, तुम मत जाओ राहुल गांधी के पास। नहीं, लेकिन अब जिस तरह पूरी तरीके से बगावत हुई और अब जिस तरह लौटे हैं, तो कहीं एक वीटो तो उनके पास भी है इस समय। नहीं जी, अब कुछ नहीं है, पटाख छेप हो गया इनका। ये आगे पवनलाल शर्मा सबसे ज्यादा बोलने वाला, वो कल सबसे पहले आया सीएमआर में। जो बाइट थी उसमें सब कुछ था, उसने अलग कलम बयान भी दिए, और मैंने ऐसे कर दिया और वो कर दिया, हमने कोई राजनीति करी है, मांगी है, ऐसे बात की। कल आगे वो सीएमआर में आगे सीएम के सामने नतमस्तक हो गया। भंवरलाल शर्मा ऐसे सेनापति हैं प्रताप पूनिया, जो 2 बार सरकार गिराने निकले थे लेकिन दोनों बार विफल होकर लौटे हैं। पहले भैरव सिंह शेखावत की सरकार गिराने निकले थे तो भी विफल होकर लौटे, और अब अशोक गहलोत की सरकार गिराने निकले थे तो भी विफल होकर लौटे हैं। हाँ जी, विफल होंगे तो वो बगैर तरक्की की बात करते हैं, उनके साथ ऐसा ही होता है। तो अब आपसी जो एक सौहार्द है वो कायम हो जाएगा, या फिर बयानों के तीर चलने लगेंगे फिर? नहीं, कोई बयान नहीं चलेंगे, काम करेंगे। जैसे कल रमेश मीणा ने कहा कि राज कौन करेगा ये आने वाला वक्त बताएगा, तो इसका भावार्थ क्या है? अब सर ये तो आप लोग बताओ भावार्थ क्या है, मेरे को लगा नहीं उनका भावार्थ कोई नहीं। आप सियासत में हैं, आप कांग्रेस में हैं, तो आप अपने लोगों का, अपने व्यक्तियों का, अपने मित्रों का भावार्थ ज्यादा समझते होंगे, इसलिए आपसे तो सवाल पूछना पड़ता है। नहीं, आपकी बात सही है, समझते हमारे कांग्रेसी आदमी है, पहले वो बहुजन से जीत गए, फिर कांग्रेस में आगे कांग्रेस टिकट से चुनाव जीत गए। लेकिन बात यह है कि आज के दिन राजस्थान में कांग्रेस सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। सचिन पायलट इस समय, प्रताप पूनिया जी रोकना चाहेंगे, सचिन पायलट इस समय जयपुर पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सचिन पायलट जयपुर पहुंच चुके हैं इस समय। सचिन पायलट, सीधी तस्वीरें आप
जयपुर पहुंचने की कार्यकर्ताओं में, उनके अपने कार्यकर्ताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश आप देख रहे हैं। इस समय सचिन पायलट जयपुर पहुंच चुके हैं। विश्वेंद्र सिंह बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाए उनके साथ चलते हुए, और आज गाड़ी ड्राइव कर रहे थे गजराज खटाना, जीआर खटाना विधायक। बिल्कुल लंबे सफर में, सियासी सफर में हमेशा साथ रहे हैं सचिन पायलट के, और अब विश्वेंद्र सिंह जिस तरह साथ कंधे से कंधा मिलाकर, निश्चित रूप से ये सीधी तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं इस समय। प्रताप पूनिया जी, प्रताप जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? शायद संपर्क उनसे हमारा टूट गया है। अब राजनीति के धरातल पर जिस तरह स्क्रीन पर देख रहे हैं इस समय, सचिन पायलट जयपुर लौट चुके हैं। चारों तरफ कार्यकर्ताओं का हुजूम, सियासी ड्रामे का क्लाइमैक्स समाप्त। जयपुर लौटने से पहले 32 दिन का महासंग्राम, और अब आगे भूमिका और भंगिमाओं के, अब आगे भूमिकाओं और भंगिमाओं पर विचार विमर्श होगा, उनके उलटने पलटने पर, उनकी बाजियों पर संघर्ष होगा। लेकिन अभी संघर्ष थम चुका है और यह कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। अब देखना यह होगा कि आगे क्या होता है। बहरहाल ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। Declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak.